भावनात्मक अधीनता सबमिसाव इमोशनल अचानक नहीं होती। यह धीरे धीरे बनती है, अनुभवों की एक श्रृंखला, सूक्ष्म हेरफेर और भावनात्मक कंडीशनिंग के जरिए, जो शुरू में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगते। इसके विपरीत ये अक्सर स्नेह, देखभाल, चिंता या प्रेम के रूप में सामने आते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार की अधीनता को पहचानना सबसे कठिन होता है। यह हिंसा से नहीं आती, यह स्नेह के माध्यम से प्रवेश करती है। यह डर से नहीं, बल्कि स्वीकृति, मान्यता और संग की आवश्यकता से नियंत्रित करती है। मनोविज्ञान इसे एक सूत्र, फॉर्मूला के रूप में समझाता है, कई तत्वों का ऐसा संयोजन जो मिलकर व्यक्ति की भावनात्मक स्वायत्तता को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। सब कुछ आमतौर पर गहरे बंधन के निर्माण से शुरू होता है। दूसरा व्यक्ति पीड़ित के जीवन में ठीक वही चीज लेकर आता है जिसकी उस समय कमी थी, ध्यान, मान्यता, स्नेह, समझ। वह साथी, दोस्त या मार्गदर्शक बनकर आता है। धीरे धीरे वह पीड़ित की भावनात्मक दुनिया का केंद्र बन जाता है। वह महसूस करती है कि अब कोई है जो सच में उसे समझता है। यह चरण राहत, अपनापन और प्रशंसा से भरा होता है। यहीं से अधीनता की नींव रखी जाती है। इसके बाद आता है नियंत्रण का प्रवेश। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई सीधी आज्ञा नहीं, बस सलाह, छोटी आलोचनाएं, संकेत। अब पीड़ित समझने लगती है कि संबंध बनाए रखने के लिए उसे खुद को थोड़ा ढालना होगा। कुछ दोस्तों से दूरी, कुछ कपड़ों में बदलाव, कुछ विचारों में संशोधन, सब कुछ तुम्हारे भले के लिए के नाम पर। धीरे धीरे वह खुद निर्णय लेना छोड़ देती है। हर बात पर पूछती है, तुम्हें क्या लगता है? उसकी इच्छा अब उसकी नहीं रहती, रिश्ते की हो जाती है। फिर आता है स्नेह और अस्वीकृति का चक्र। हेरफेर करने वाला व्यक्ति कभी अत्यधिक नजदीकी दिखाता है, कभी ठंडापन, दूरी या आलोचना। इससे एक चिंता इनाम चक्र बनता है। जब पीड़ित उसका मन भाती है, उसे स्नेह, प्रशंसा, ध्यान मिलता है। जब नहीं भाती, मौन, उपेक्षा, निराशा। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं अंतरालिक सुदृढ़ीकरण, रिफोर्को इंटरमिटेंट। यह भावनात्मक निर्भरता का सबसे प्रभावी तरीका है। अब पीड़ित अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि अस्वीकृति से बचने के लिए काम करती है। फिर आता है अपराध बोध। पीड़ित को यकीन दिलाया जाता है कि उसकी भावनाएं, निर्णय, सीमाएं गलत हैं। जब वह बोलने की कोशिश करती है, उसे कहा जाता है, तुम स्वार्थी हो, अकृतज्ञ हो, असंवेदनशील हो। धीरे धीरे वह खुद पर शक करने लगती है। हर शब्द से पहले सोचती है, खुद को सेंसर करती है, ऐसी चीजों की जिम्मेदारी लेती है जो उसने की ही नहीं। अपराध बोध उसकी जंजीर बन जाता है। अब वह सिर्फ मानी हुई आज्ञाकारिता नहीं दिखाती, वह विश्वास करती है कि आज्ञाकारी होना सही है। यह प्रक्रिया प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति की भावनात्मक संरचना की गहराई तक पहुंचती है। जो लोग भावनात्मक रूप से अधीन हो जाते हैं, उनके भीतर पहले से ही खुश करने की प्रवृत्ति, अस्वीकृति का भय या भावनात्मक अवमानना का इतिहास होता है। हेरफेर करने वाला इन दरारों को पहचानता है और उन पर सटीक वार करता है। वह खुद को उपाय के रूप में प्रस्तुत करता है और फिर समस्या बन जाता है, पर उसकी छवि संरक्षक की बनी रहती है। भावनात्मक अधीनता भीतर से बनाए रखी जाती है। कोई बाहरी बेड़ियां नहीं होती। व्यक्ति काम पर जाती है, हंसती है, बात करती है, पर अंदर से कैद होती है। हर निर्णय दूसरे की प्रतिक्रिया के हिसाब से होता है। हर भावना दबाई जाती है ताकि शांति बनी रहे। हर विचार इस डर में गढ़ा जाता है कि दूसरा नाराज न हो जाए।
वह अपने ही संपादित संस्करण में जीती है। यह डायनेमिक किसी भी संबंध में हो सकती है, प्रेम, परिवार, काम या धर्म। हर जगह तत्व एक ही है, भावनात्मक शक्ति का असंतुलन। एक पक्ष देखभाल के नाम पर नियंत्रण रखता है, दूसरा पक्ष उसे संबंध बनाए रखने के लिए स्वीकार करता है। परिणाम, पहचान का क्षरण। अब पीड़ित नहीं जानती कि वह क्या चाहती है, क्या महसूस करती है या वह कौन है बिना दूसरे के। वह अब खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए मौजूद रहती है। इससे निकलने का पहला कदम है जागरूकता। यह समझना कि आप प्रसन्न करने, संघर्ष से बचने या डर और अपराध बोध पर आधारित बंधन में जी रहे हैं। यह स्वीकारना आसान नहीं, क्योंकि हेरफेर हमेशा मीठे वाक्यों के साथ आता है। मैं बस तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत है, कोई और तुम्हें वैसे नहीं समझेगा। बार बार दोहराए जाने पर ये वाक्य आंतरिक सच्चाई बन जाते हैं। उन्हें तोड़ने के लिए वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आता है भावनात्मक स्वायत्तता का पुनर्निर्माण। खुद को सुनना, अपनी भावनाओं को पहचानना, इच्छाओं को मान्यता देना और सीमाएं स्थापित करना। अधीनता वहीं पनपती है जहां सीमाएं कमजोर होती हैं। ना कहना बिना गिल्ट के, अपना निर्णय लेना चाहे दूसरा असहमत ही क्यों न हो। भावनाएं व्यक्त करना बिना डर के, यही मुक्ति की प्रक्रिया है। थेरेपी इसमें अहम भूमिका निभाती है। यह एक सुरक्षित स्थान देती है जहां आप अपने पैटर्न पहचान सकते हैं, अपना आत्मसम्मान पुनर्निर्मित कर सकते हैं और नियंत्रण करने वाले की प्रतिक्रिया से निपटने की रणनीति बना सकते हैं। अक्सर जब हेरफेर करने वाले को एहसास होता है कि वह नियंत्रण खो रहा है, तो वह उसे और बढ़ाने की कोशिश करता है। यह संकट दूरी और टकराव ला सकता है, पर यह स्वतंत्रता का द्वार भी खोलता है। किसी का जन्म अधीन होकर नहीं होता। भावनात्मक अधीनता सीखा गया व्यवहार है, ऐसे वातावरणों से जहां प्यार का अर्थ था झुकना, चुप रहना, मिट जाना। इसका विरोध अपमान नहीं बल्कि आत्मसुरक्षा है। सच्चे रिश्ते आज्ञाकारिता नहीं मांगते, वे उपस्थिति, सम्मान और स्वतंत्रता मांगते हैं। अधीनता की यह सूत्र चालाक है। यह विश्वास दिलाती है कि आपसे प्रेम किया जा रहा है, जबकि आप ढाले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह सूत्र पकड़ा जाता है, यह अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि पहचान लेने के क्षण से पीड़ित सक्रिय एजेंट बन जाती है और एजेंट बनने के साथ वह फिर से चुनना सीखती है। अब नहीं जो दूसरे को भाए, बल्कि जो खुद को मजबूत करे। यहीं से शुरू होती है मुक्ति और यहीं जन्म लेती है स्वतंत्र आत्मा। पर्दे गिरते हैं, लेकिन खेल जारी रहता है। देखो, चुप रहो, नियंत्रित करो। मन के पर्दों के पीछे वहीं सब कुछ वास्तव में घटता है। थिएटर सोम्ब्रियो, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। अगर मंच ने तुम्हें वो दिखाया जो तुमने कभी नहीं देखा, मौन में मत जाओ, पसंद करो, उनसे साझा करो जो अब भी अंधेरे में जी रहे हैं, और सदस्य बनो, इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।